Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ जेडीए। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 बात करता है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन प्लान्स। सेक्शन नंबर 29 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरियाज। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि जैसे ही प्लान ऑपरेशन में आता है एज पर सेक्शन नंबर 24 हमने पढ़ा था, तो वैसे ही अथॉरिटी ऑफिशियल गैजेटिंग में नोटिफिकेशन निकाल देगी और डिक्लेयर कर देगी किसी भी एरिया को, जो जिस एरिया की बात हो रही है इन जयपुर रीजन टू बी डेवलपमेंट एरिया, उसे डेवलपमेंट एरिया बोल दिया जाएगा। ठीक है, उस पर टैग लग जाएगा डेवलपमेंट एरिया का फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद सबसेक्शन 2 बोलता है कि अथॉरिटी शैल नॉट अंडरटेक और कैरी आउट एनी डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन एनी एरिया विच इज नॉट अ डेवलपमेंट एरिया, जो डेवलपमेंट एरिया है ही नहीं, जिसे डिक्लेयर ही नहीं किया है डेवलपमेंट एरिया, तो उसमें यहाँ पर कोई अथॉरिटी जो है जेडीए कोई अंडरटेक नहीं करेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं करेगी। उसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है कि जब से नोटिफिकेशन दिया है, पब्लिश किया है और जारी कर दिया है कि अब ये डेवलपमेंट एरिया है, तो कोई पर्सन यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेगा उस लैंड पर या कैरी आउट नहीं करेगा कोई भी डेवलपमेंट उस लैंड पर विदाउट द परमिशन इन द राइटिंग ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इन सच केस जहाँ पर कोई भी पब्लिक स्ट्रीट जो कि सार्वजनिक सड़क वगैरह को तोड़ने या खोदने की बात है, तो वहां पर प्रीवियस परमिशन ली जाएगी जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की। ठीक है, यहाँ पर अथॉरिटी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मतलब तो सड़क वगैरह की बात है तो फिर जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लेने की जरूरत है। उसके बाद प्रोविजन ये बोलता है कि नो सच परमिशन शैल बी नेसेसरी, तो कहाँ पर ये परमिशन नेसेसरी नहीं होगी, मतलब कौन सा ऐसे सिनेरियो जहाँ पर परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी अथॉरिटी की, बिना परमिशन के भी यहाँ पर जो भी चेंजेस वगैरह हैं वो एक व्यक्ति कर सकता है। तो क्या है वो चीज़ें, पहली बात उसे कोई मेंटेनेंस वर्क करवाना है, इम्प्रूवमेंट करवाना है, अल्ट्रेशन वगैरह करवाना है अपनी बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग होगी या फिर जो भी जहाँ पे भी अल्ट्रेशन वगैरह करवाई जाएगी तो इंटीरियर में करवाई जाएगी, जो कि उसने अगर खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो वो अपने घर में यार कुछ भी करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और यहाँ पर उसके लिए परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ यार ये ध्यान रहे कि इट डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल अपीयरेंस। दूसरा है कोई वर्क कैरी आउट करवाना है इन कंप्लाइंस विद एनी ऑर्डर या डायरेक्शन जो कि अथॉरिटी ने किया है। तीसरी चीज की कैरिंग आउट ऑफ वर्क्स बाय एनी अथॉरिटी इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर। ठीक है, तो तब जरूरत नहीं है अथॉरिटी की परमिशन की। या फिर फोर्थ चीज ये है कि कैरिंग आउट बाय द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी लोकल अथॉरिटी ऑफ एनी वर्क, तो सेंट्रल या स्टेट या लोकल अथॉरिटी वगैरह ये वर्क जो है संभाल रहे हैं, तो फिर उसके लिए अथॉरिटी की जेडीए की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन चीज़ों में क्या काम आ जाएगा, ए आ जाएगा। पहला होगा कि रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ हाईवे, रोड, पब्लिक स्ट्रीट वगैरह हो गई। ठीक है, सार्वजनिक सड़कें वगैरह हो गई। और देन बी आ जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्टिंग, रिपेयरिंग, रिन्यूइंग एनी ड्रेन, सीवियर्स, पाइप्स, केबल, टेलीफोन्स और कोई अदर एपरेटस। उसके बाद फिफ्थ है कि कोई एक्सकेवेशन करवाना है, पूरा खाली वाली करवाना है, इंक्लूडिंग वेल्स वगैरह को, कुएं वगैरह को भी खाली करवाना है, मेड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए बनाया गया था, तो ऐसा भी करवाया जा सकता है, अथॉरिटी की परमिशन नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इंटेंडिंग टू गिव एक्सेस टू लैंड सोली फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। उसके बाद है कि नॉर्मल यूज ऑफ लैंड करना है जो कि टेम्परेरीली या फिर अदर पर्पजेस के लिए, या फिर एट्थ है कि नॉर्मली जो कि यूज़ किया जाना है फॉर वन पर्पज एंड ओकेजनली दूसरे अदर पर्पजेस के लिए लैंड को यूज़ किया जाता है, तो लैंड को यूज़ किया जा सकता है ओकेजनली अदर पर्पज के लिए, उसके लिए कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद लास्टली आता है फॉर यूज और फॉर एनी पर्पज इंसिडेंटल टू द यूज ऑफ अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ एनी अदर बिल्डिंग और लैंड अटैच टू सच बिल्डिंग। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए यूज आती हैं, ठीक है, बिल्डिंग की और भी अदर चीज़ें जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, पार्किंग हो गई और उसके अंदर गार्डन वगैरह हो गया, कोई भी और भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका भी उपयोग करा जा सकता है, इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। आता है सेक्शन नंबर 30 जो कि बात करता है पावर ऑफ रिवोकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ परमिशन टू डेवलपमेंट। सबसेक्शन 1 बोलता है कि यहाँ पर अथॉरिटी को ये लगता है कि जो परमिशन डेवलपमेंट की उन्होंने दी है किसी पर्सन या
एनी अदर अथॉरिटी को, तो वो चीज़ रिवोक कर देनी चाहिए या फिर मॉडिफाई कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर अथॉरिटी उस कंसर्न पर्सन को अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, कि रिवोकेशन या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर वगैरह रिवोकेशन या मॉडिफाई का अथॉरिटी दे देगा जैसा अथॉरिटी को सही लगता है। प्रोविजन ये बोलता है कि प्रोविजन ये बोलता है कि मान लो कि डेवलपमेंट कार्य इतना आगे बढ़ चुका है कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो फिर यहाँ पर रिवोकेशन मॉडिफिकेशन का जो है ऑर्डर देगा अथॉरिटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रोविजो का बी पॉइंट बात करता है, अगर लैंड का यूज ही चेंज हो गया है देन ऑर्डर कैन बी पास्ड एनी टाइम आफ्टर दैट चेंज हैज हैपेंड। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है कि कंपनसेशन दिया जाएगा इन केस रिवोकेशन या मॉडिफिकेशन होता है। तो जो ओनर होगा वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन को, और फिर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या अमाउंट, क्या कंपनसेशन उसे देना है आफ्टर हियरिंग हिम। और सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम लिमिट बताता है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि ओनर जो है वो कंपनसेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे सही नहीं लगता है, ठीक है, और ओनर जो है नोटिस दे देता है अथॉरिटी को कि मैं आपका कंपनसेशन नहीं ले सकता हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा है, रिफ्यूज़ कर देता है टू एक्सेप्ट दैट। तो विद इन दो 30 डेज, विद इन जो उसने रिफ्यूज़ल भेजा है विद इन 30 डेज में ये मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा, और ये मामला अथॉरिटी लेके जाती है ट्रिब्यूनल में, और फिर डिसीजन होगा ट्रिब्यूनल का और वो फाइनल होगा एंड शैल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टी विच इज ओनर एंड द अथॉरिटी। उसके बाद सेक्शन नंबर 31 मार्केट इंपॉर्टेंट वंस अगेन आई एम सेइंग मार्केट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 31 बात करता है पेनल्टी फॉर अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट और फॉर यूज अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद द प्लान। बेसिकली सबसेक्शन 1 ये बात करता है कि कोई व्यक्ति जो कि अगेंस्ट द प्लान जाके, अगेंस्ट द लॉ जाकर कोई भी डेवलपमेंट करता है जो कि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, इट इज अगेंस्ट इट, या फिर चेंजेस द यूज ऑफ एनी लैंड, देन सच पर्सन शैल बी पेनलाइज्ड। जैसे पहला, विदाउट परमिशन उसने कुछ किया, या फिर दूसरा, जैसी जो परमिशन ग्रांट करी गई थी उसके कॉन्ट्रवेंशन में जाकर कुछ किया, फिर तीसरा, जब उसकी परमिशन को रिवोक कर दिया गया था डेवलपमेंट की लेकिन फिर भी उसने डेवलपमेंट किया, या फिर फोर्थ, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी परमिशन जो उसे ड्यूली मॉडिफाइड मिली थी, यानी कि मॉडिफाइड परमिशन दी गई थी, उसके अगेंस्ट में उसने जाकर कोई भी डेवलपमेंट किया। देन यहाँ पर पीनल पनिशमेंट जो है वो पर इम्प्रिजनमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी 15 दिन से 45 दिन तक के लिए, या फिर फाइन होगा मिनिमम 25,000 रुपीज़। अगर इन केस कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस चलता है, ठीक है, बाद में भी होता है, तो 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लिया जाएगा, during which the offense continues after conviction for the first commission of the offense. उसके बाद 31 सेक्शन सबसेक्शन 2 बात करता है कि किसी लैंड को यूज करना, बिल्डिंग को यूज करना अगेंस्ट द प्लान और विदाउट परमिशन, तो फिर क्या जुर्माना होगा, तो अप टू 2000 प्लस 100 रुपीज पर डे फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफेंस लगने वाला है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 32 पे, जो कि बात करता है पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, जिसका सबसेक्शन 1 बात करता है कि अथॉरिटी कैन इशू नोटिस विद इन 3 years ऑफ इलीगल डेवलपमेंट टू रिमूव और फिक्स इट, ठीक है। तो प्राधिकरण जो अथॉरिटी है वो 3 साल के अंदर नोटिस देकर जो अवैध निर्माण है, यहाँ पे जो इलीगल डेवलपमेंट हो रहा है उसको हटा सकती है या फिर सुधारने को, फिक्स करने को बोल सकती है, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि ओनर जो होगा उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, उस नोटिस का फॉलो करना पड़ेगा उस नोटिस को विद इन द गिवन टाइम, और गिवन टाइम कितना है, मैक्सिमम 1 month का टाइम है, और उसे इस 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे स्पेसिफाइड स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि नोटिस में मेंशन होंगे। क्या होंगे वो? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए बताता है कि वो होंगे रिस्टोर करना लैंड को ओरिजिनल कंडीशन में जैसा बिफोर डेवलपमेंट थी। दूसरा बी होगा टू एंश्योर कंप्लायंस विद परमिशन कंडीशन और मॉडिफाइड परमिशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोविजो पे। प्रोविजो बताता है कि इफ यूज ऑफ लैंड मस्ट स्टॉप, नोटिस मस्ट बी गिवन टू द ऑक्यूपायर। सिंपल सेंस में ये है कि अगर यूज ऑफ लैंड अभी जो भूमि का उपयोग है वो बंद कर दिया है, तो यहाँ पर जो ऑक्यूपायर है उसका जो कब्जेदार है, उसका जो रह रहा है वहाँ पे, उसको नोटिस देना, यहाँ पे सूचना देना जरूरी होगा।
आगे इससे आगे सबसेक्शन 2 में ये लिखा है कि नोटिस के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। बेसिकली पर्पस क्या होगा ये नोटिस देने का। तो पहला है कि डिमोलिटेशन या फिर अल्टरेशन किसी बिल्डिंग का या वर्क का। दूसरा है टू कैरिंग आउट ऑन एनी लैंड ऑफ एनी बिल्डिंग या अदर ऑपरेशन। तीसरा है डिसकंटिन्यूएंस करना किसी लैंड के यूज का। तो अगर इन्हें मैं सिंपल सेंस में समझाऊं तो ए पॉइंट बात करता है बिल्डिंग गिरानी है या बदलनी पड़ सकती है। दूसरा पॉइंट बात करता है कि कुछ काम करवाने को भी यहाँ कहा जा सकता है, ठीक है, कुछ ऑपरेशंस लैंड पे करवाए जा सकते हैं। तीसरी बात ये कहता है कि जमीन का इस्तेमाल रोकना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉप यूजिंग द लैंड। उसके बाद सबसेक्शन 3 बात करता है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय सच नोटिस। तो जो भी व्यक्ति परेशान है उस नोटिस से, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है परमिशन के लिए अंडर सेक्शन 18 फॉर रिटेंशन ऑन द लैंड ऑफ any building or works for the or for the continuance of any use of the land। तो बेसिकली सेक्शन 18 के तहत वो अप्लाई कर सकता है परमिशन के लिए कि मैं इस बिल्डिंग पर रिटेन करूंगा, आगे इस पे काम जो है मैं जारी रखूंगा। और सिर्फ नोटिस आ जाने से, मात्र नोटिस आ जाने से ये नहीं हो जाता है कि उसके रिटेंशन जो है या फिर उसका जो कंटिन्यूंस है उसमें कोई विडम्बना आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो निर्णय आने तक वो यूज जो है कंटिन्यूंस उस लैंड का यूज जारी रख सकता है। सबसेक्शन 4 बोलता है कि जिस एप्लीकेशन की बात हमने सबसेक्शन 3 में करी है तो इसके फोरगोइंग प्रोविजन जो होंगे आगे के इस चैप्टर के, वो इस पे अप्लाई होंगे, एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद आगे सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर परमिशन ग्रांट कर दी गई, ठीक है, तो नोटिस यहाँ पर जो है विड्रॉन मान लिया जाएगा, यानी कि कैंसल्ड मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर परमिशन नहीं मिलती तो नोटिस जारी रहेगा, यानी कि नोटिस फोर्स में रहेगा। एंड अगर परमिशन जो है वो पार्शियली मिलती है तो नोटिस जो है उसी हिस्से के लिए हटेगा और बाकी पर लागू रहेगा। जिसके लिए परमिशन मिली है उसके लिए हटेगा और बाकी पर जो है वैसा ही लागू रहेगा। उसके बाद सबसेक्शन 6 बात करता है कि इफ नोटिस इज नॉट फॉलोड तो अथॉरिटी कैन प्रोसिक्यूट और इटसेल्फ रिमूव या रिस्टोर एंड रिकवर कॉस्ट। तो सीधी सी बात है कि नोटिस अगर फॉलो नहीं किया तो प्राधिकरण क्या कर सकता है, यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। अब कार्रवाई कैसी होगी तो ए और बी में समझाया है। तो ओनर के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ओनर के ऊपर केस लग सकता है, ए में बताया है। बी में बोला है कि सरकार खुद हटाकर पैसा वसूल कर लेगी, जैसे कि अथॉरिटी कैन डिमोलिश और रिस्टोर एंड रिकवर एक्सपेंस एज लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के जैसे उससे जो है रिकवर कर लिया जाएगा एक्सपेंस। और लैंड रेवेन्यू कौन रिकवर करता है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो हम 6th ए में बात कर रहे थे, सबसेक्शन 6 क्लॉज ए में बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूशन किसका होगा, यहाँ पर ओनर का होगा अगर वो नोटिस से कंप्लाई नहीं करता है तो उसको सज़ा कितनी मिलेगी, क्या होगा, तो उसमें होगा कि पनिशमेंट होगी अब उसकी 5,000 प्लस 100 रुपये प्रतिदिन फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, सेम ही है जैसा पहले हमने पढ़ा था, वैसा ही पेनल्टी है। उसके बाद हम शॉर्ट जिस्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 33 का, जो कि बात करता है पावर टू स्टॉप अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे अथॉरिटी कैन इमीडिएटली स्टॉप ऑनगोइंग अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट नोटिस के द्वारा। एंड प्रोविजन जो हमने सेक्शन नंबर 32 में पढ़े थे, अपील, परमिशन वगैरह जो अभी पढ़े हैं जस्ट राइट नाउ, वो अप्लाई होंगे। और दूसरी बात, अगर फिर भी जो काम है वो कंटिन्यू रहता है तो पेनल्टी हमने अभी पढ़ी है, वही सेम पेनल्टी है, ₹5,000 प्लस 100 रुपीज पर डे। ठीक है, एंड इवन पुलिस इंटरवेंशन होगा टू रिमूव पर्सन्स एंड सीज मटेरियल्स। ठीक है, क्योंकि वर्क कंटिन्यू रह रहा है मना करने के बाद भी, तो फिर यहाँ पुलिस इंटरवेंशन भी होगा टू रिमूव पर्सन्स एंड सीज मटेरियल्स। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लेते हैं कि कंटिन्यूड जो वायलेशन हो रहा है लीड्स टू फर्दर पनिशमेंट। ठीक है, कंटिन्यू वायलेशन जो होगा वो उसकी फर्दर पनिशमेंट होगी। एंड नो कंपनसेशन इज गिवन फॉर लॉसेस ड्यू टू स्टॉपिंग इलीगल वर्क। अब इलीगल वर्क भी रोक रहे हैं और आपको कंपनसेशन भी दें क्योंकि आप इलीगल वर्क कर रहे हो ना। अभी मैंने पनिशमेंट बताई कि 5,000 प्लस 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना होगा, ये तो होगा ही। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 71 में आगे हम पढ़ेंगे, उसमें कंटिन्यूइंग अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट वो कर ही रहा है सब्सिक्वेंटली,
तो इसके लिए पनिशमेंट दी गई है और उसके साथ वो भी लगेगी एज पर सबसेक्शन 4। इसके बाद चलते हैं अगले सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 34 पर, जो कि बात करता है रिमूवल और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनऑथोराइज्ड टेम्परेरी डेवलपमेंट। समरीली तो इस सेक्शन का भी जस्ट समझेंगे हम लोग कि अथॉरिटी क्या कर सकती है। अथॉरिटी क्विकली रिमूव कर सकती है, स्टॉप करवा सकती है ऐसा टेम्परेरी जो अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट चल रहा है विद इन 15 डेज विदाउट लेंदी प्रोसीजर। ठीक है, अगर इसका भी नॉन कंप्लाइंस किया उन लोगों ने तो इट कैन रिमूव और डिसकंटिन्यू इट विदाउट फर्दर नोटिस। बट स्टैंडिंग क्रॉप्स जो हैं, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड में स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं जो फसल कटने वाली होती है, तो इसको आप अच्छे से टीपीए के अंदर पढ़ सकते हो। स्टैंडिंग क्रॉप्स का मतलब आर प्रोटेक्टेड अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, अब फसल कटने वाली है तो वो जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, जो उगाई है, मतलब कटने वाली नहीं है, उगाई है और कटेंगी 4-5-6 महीने में, तो उसके लिए अप टू 6 मंथ्स, ये याद रखना, अप टू 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, उसको रिमूव हटाएंगे नहीं, हाँ, लेकिन उसके अलावा और कुछ है तो उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे विदाउट फर्दर नोटिस। ठीक है, उसके बाद ये बात है कि अथॉरिटी का डिसीजन यहाँ पे होगा ऑन व्हाट इज टेम्परेरी डेवलपमेंट, ये फाइनल होगा। ठीक है, अथॉरिटी का डिसीजन ऑन द क्वेश्चन व्हाट इज टेम्परेरी डेवलपमेंट शैल बी फाइनल। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 35 में, जो बात करता है पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ ऑथराइज्ड डेवलपमेंट और यूज। ठीक है, अभी तक हम अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अभी ऑथराइज्ड डेवलपमेंट को भी यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। तो इवन ऑथराइज्ड डेवलपमेंट कैन बी स्टॉप्ड, मॉडिफाइड और रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी फॉर प्रॉपर प्लानिंग बाय गिविंग नोटिस। ठीक है, इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, मिनिमम 1 मंथ का टाइम पीरियड उसमें होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो अफेक्टेड पर्सन है वो अपील कर सकते हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि अपील कर सकते हैं टू द ट्रिब्यूनल विच कैन कंफर्म, चेंज और कैंसिल द नोटिस। और ट्रिब्यूनल के हाथ में है कि वो कंफर्म करे, चेंज करे या फिर कैंसिल करे नोटिस को। उसके बाद इफ अ पर्सन सफर्स लॉस ड्यू टू कंप्लायंस, ठीक है, ही कैन क्लेम कंपनसेशन एज पर लॉ। अब ऑथोराइज डेवलपमेंट है, सही कर रहा था वो व्यक्ति, बट अब आपने क्या है, आपदा पैदा कर दी उसके लिए, तो उस वजह से अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे ही कैन क्लेम कंपनसेशन। बाद चलते हैं आगे, सेक्शन नंबर 36 बात करता है सैंक्शन फॉर सब डिविजन ऑफ प्लॉट और लेआउट ऑफ प्राइवेट स्ट्रीट। तो कोई भी व्यक्ति जो चाहता है सब डिवाइड कर लैंड को सब डिवाइड करना चाहता है या फिर क्रिएट करना चाहता है कोई प्राइवेट स्ट्रीट, शुड और मस्ट टेक प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी बाय सबमिटिंग अ लेआउट प्लान। क्या उसका लेआउट प्लान है, उसके अकॉर्डिंग वो सबमिट करके यहाँ पे प्रायर परमिशन अथॉरिटी से वो लेगा। उसके बाद अथॉरिटी अप्रूव करेगी या मॉडिफाई करेगी या रिजेक्ट करेगी उसके प्लान को, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी के पास यहाँ पे वो पावर है, वो ये सब कर सकती है। एंड नो कंपनसेशन इज गिवन फॉर रिफ्यूजल और कंडीशन इम्पोज्ड। ठीक है, कोई भी कंडीशन इम्पोज करी जाए या रिफ्यूज किया जाए उसका लेआउट प्लान वगैरह, इसके लिए कोई कंपनसेशन यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा नहीं दिया जाएगा एज पर सबसेक्शन 3 ऑफ 36। ठीक है, उसके बाद इफ वर्क इज डन विदाउट और अगेंस्ट सैंक्शन, ठीक है, बिना सैंक्शन के या फिर अगेंस्ट सैंक्शन जाके वर्क कर दिया उस व्यक्ति ने, तो अथॉरिटी कैन स्टॉप, डिमोलिश इट और रिस्टोर लैंड टू ओरिजिनल कंडीशन। उसके बाद आज के लिए हम लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 37, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो कोई भी जो एक्सपेंसेस इनकर्ड करे गए हैं बाय द अथॉरिटी एज पर अंडर द सेक्शन 32 टू 32 से लेकर 36 सेक्शन के तहत, तो फिर वो जो खर्चे हैं वो दोषी व्यक्ति, डिफॉल्टिंग पर्सन या फिर लैंड ओनर से लिए जाएंगे। और ऐसे सच एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज अ लीगल ड्यू पेबल टू द अथॉरिटी, माना जाएगा अथॉरिटी को वो लीगल ड्यू पेबल होंगे। और जो ऐसा अमाउंट है इसको ऐसे लैंड एरियर की तरह या फिर लैंड रेवेन्यू की तरह स्ट्रिक्टली रिकवर किया जाएगा एज लाइक गवर्नमेंट ड्यूज बाय द government. Thank you for watching till the end.